दोस्तों, आपने कहानी के पहले पार्ट में सुना सेठ रघुवर दास की जो 16 साल की बेटी होती है जिसका नाम गौरी होता है। वो हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है, इतना ज़्यादा खूबसूरत होती है कि जो भी उसको देखता उसके साथ जो है संबंध बनाना चाहता था। इसी वजह से वो जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ के जो टीचर होते हैं वो भी इसके साथ गलत करना चाहते हैं। वहाँ से जब टीचर कुछ नहीं कर पाते तो वो घर पे आकर कह देते हैं, जिसकी वजह से घर वाले उसको मारने के लिए जंगल की तरफ लेकर जाते हैं। जंगल में जाने के बाद भाई तो नहीं मारता लेकिन उसको वहाँ पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो जंगल इतना बड़ा था कि इधर उधर भटकती रहती है। शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो नदी के किनारे पहुँचती हैं तो वहाँ पे एक नाविक होता है, मल्लाह। और वो जब इस लड़की को देखता है तो वो एकदम मतलब अपने आप से बाहर हो जाता है और सोचता है किसी तरीके से इसके साथ मैं रात गुजार लूं ताकि मेरी मन की मुराद पूरी हो जाए। मल्लाह भी इसके साथ उल्टा सीधा करना चाहता है, बहुत प्रयास करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। किसी तरीके से गौरी वहाँ से अपना जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन इस बीच में इसके सारे कपड़े वगैरह फट गए होते हैं और यहाँ से निकलकर वो नदी के रास्ते होते हुए एक घने जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। वहाँ पे कई दिनों तक घास फूस पत्ती वगैरह खाकर किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करती है। नदी से पानी पिया करती है। अगर किसी चीज़ की आहट सुनाई देती थी तो तुरंत वो पेड़ के पीछे छुप जाया करती थी। एक दिन जब पानी पी रही थी तो देखती है कि थोड़ी दूरी पर एक घोड़ा पानी पी रहा है और उसके बगल में एक आदमी खड़ा है। उसके बाद फिर गौरी डर जाती है और जाके पेड़ के पीछे छुप जाती है। दोस्तों, आपने पहले पार्ट में यहाँ तक सुना था। अब इसके आगे की कहानी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कई दिन बीत जाते हैं और घास फूस पत्ते वगैरह खाकर अपनी जीविका चलाती रहती है किसी तरह से, उसके बाद जो है ये जब भी प्यास लगती तो नदी पे जाया करती थी। चूँकि जंगल बड़ा था उसमें खूंखार जानवर भी रहा करते थे, इस वजह से किसी की भी आहट सुनती थी तो ये झट से नदी से हटकर पेड़ के पीछे छिप जाती या तो पेड़ पर चढ़ जाया करती थी। उस जंगल में कोई आता जाता था नहीं। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद कोई औरतें भी नहीं आई जिससे वो कपड़ा मांग कर पहन सके और अपने तन को ढांक सके। एक दिन जब पानी पी रही थी तो देखती है एक घोड़ा कुछ दूरी पर पानी पी रहा होता है। उसी के बगल में एक युवक होता है और वो घोड़े पर हाथ रख के खड़ा होता है। अभी वो युवक इसको देख पाता तब तक गौरी वहाँ से झट से जंगल में चली जाती है और जाने के बाद वहाँ अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपा लेती है। गौरी सोचती है कि युवक ने मुझे नहीं देखा, मगर वो युवक इसको देख जाता है लेकिन ये नहीं समझ पाता कि क्या वो लड़की थी या फिर कोई और था या कोई जानवर था। वो तुरंत करीब आता है जहाँ पे लड़की गई होती है, जाके चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। जब इधर उधर घूम कर देखता है तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, तो सोचता है आखिर क्या था क्या नहीं था। तो देखता है कि एक मोटे पेड़ के पीछे एक लड़की का चेहरा दिखता है उसको। जब वो उसके करीब जाता है तो गौरी अपने आप को और भी ज़्यादा ढकने का प्रयास करती है। चूँकि उसके पास कपड़े उपड़े तो थे नहीं, पत्ते वगैरह भी नहीं थे, तो किसी तरीके से अपने शरीर को अपने हाथों से ढकती है। जब ये आदमी उसके पास जाता है तो देखता है, कहता वाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, परियों से ज़्यादा खूबसूरत। वो ऊपर से नीचे तक देखता रहता है। वो युवक पूछता है, तुम कौन हो? गौरी कोई जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचती है मैं इसको क्या बोलूं क्या ना बोलूं। मन ही मन डर भी रही थी कि अब मेरा क्या होगा, इससे मुझे कौन बचाएगा। फिर पूछता है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई हो? गौरी कोई जवाब नहीं देती और सोचती है कि अब तो मेरा लग रहा है कि मेरी इज्जत अब तार तार हो ही जाएगी। अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अब लग रहा है मेरा अंत समय आ गया है। और वो पेड़ के पीछे से निकलती है और दौड़कर पानी में छलांग लगा देती है। पीछे पीछे वो युवक भी दौड़कर पानी में छलांग लगा देता है और उस लड़की को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद गौरी को रुमाल से उसका शरीर ढक देता है। उसके बाद पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे आई हो, क्या वजह है?
कुछ तो बताओ। गौरी सोचती है मैं इसको क्या बताऊं, किस किस तरीके से मैं आई हूँ। अगर इसको भी मैं वही बात बता देती हूँ कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो हो सकता है ये भी मेरे साथ गलत करने का प्रयास करे। इस वजह से गौरी कुछ भी जवाब नहीं देती और बोलती है मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कुछ भी मुझे मालूम नहीं। फिर पूछता है ये तो बताओ आखिर तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, किस कारण से, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। गौरी बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। गौरी सहमे सहमे जवाब देती है। युवक कहता है देखो डरो नहीं, तुम मेरे साथ चलो मेरे राज्य में। मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ, मैं वहाँ पे तुमको लेकर चलता हूँ। अब तुम सुरक्षित हो, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। गौरी करती भी क्या, उसके साथ जाने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। चूंकि दिन था इसलिए डर थोड़ा कम लग रहा था, तो उसके साथ हो लेती है। राज्य में जाती है। राज्य में देखती है कि चारों तरफ लोग हैं, तो इसकी थोड़ी ढांढस बचती है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं जंगल से निकलकर बाहर आ गई हूँ, अब मेरा क्या कर सकता है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। कुछ उसको हिम्मत बचती है। वो राजकुमार, वो लड़का अपने महल में गौरी को लेकर जाता है। सबकी नज़रों से बचते बचाते लेकर जाता है ताकि कोई इसको इस हालत में ना देख ले, वरना मेरा मजाक उड़ाएगा, लोग तरह तरह की बातें कसेंगे। किसी तरीके से वो अपने महल में लेकर पहुंचता है। महल में ले जाने के बाद सबसे पहले वो अपनी माँ को दिखाता है और माँ को बताता है। राजकुमार की माँ इसको खाना पानी पूछती हैं और कपड़े लत्ते देती हैं। गौरी वहाँ पे कपड़े लत्ते पहनती है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि राजमहल में जा चुके थे। जब उस खूबसूरती में राजकुमार का बाप देखता है तो कहता है वाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि राजकुमार का बाप जो था वो बूढ़ा हो चुका था, राजपाट उससे संभाला नहीं जा रहा था। राजकुमार की माँ भी जो थी वो भी बूढ़ी हो चुकी थी। तो ये गौरी उन दोनों की खिदमत बहुत ज़्यादा करती है और उनको अपने माँ बाप की तरह समझना शुरू कर देती है। उनको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने देती है। उनके वहाँ वो उनकी बेटी बनकर मानो रहती हो, हर चीज़ का ख्याल रहता है। राजकुमार का बाप जो था राजा, वो बूढ़ा हो चुका था, तो वो अपना सारा कारोबार राजकुमार को सौंप देता है। राजकुमार से बोलता है कि बेटे अब राज्य का कार्यभार तुम ही संभालो। और राजकुमार का बाप जो राजा होता है वो कहता है बेटे ये गौरी इतनी अच्छी लड़की है, मेरी इच्छा है कि तुम इससे शादी कर लो और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करो। राजकुमार की माँ भी यही बात बोलती है तो राजकुमार मान जाता है। अब जो है राजकुमार और गौरी की शादी हो जाती है। अभी जो एक अनाथ लड़की थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो एक राज्य की रानी बन जाती है। लेकिन दोस्तों कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी तो जिंदगी अच्छी कट रही थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है। राजकुमार और गौरी को एक औलाद पैदा होती है। यहाँ तक कि गौरी राज्य के हर काम में अपने पति का हाथ बटाया करते थे। अगर कोई फैसला अटक जाया करता था तो गौरी से राय मशवरा करने के बाद उस फैसले का हल राजकुमार निकाल लिया करता था। काफ़ी अच्छी तरीके से ज़िंदगी बीत तो रही थी, लेकिन गौरी को कुछ समय के बाद फिर उदासी छानी शुरू हो गई। गौरी अपने पति से बोलती है कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं कहीं पर टहलने घूमने के लिए जाऊं। राजकुमार बोलता है देखो मैं तो बिजी बहुत ज़्यादा हूँ, तुम्हें पता ही है राज्य का कार्यभार सब पिताजी ने मेरे ऊपर डाल दिया है, तो मैं तो जा नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देता हूँ और तुम सुरक्षित से जाओ, कुछ दिन टहल कर आना, जब तुम्हारा दिल करे 1-2 महीने रहना फिर चली आना। गौरी बोलती है जैसा आप ठीक समझें। राजकुमार अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाता है और उससे कहता है कि रानी को कहीं घूमने जाने की व्यवस्था की जाए, जो अच्छी अच्छी जगहों हों वहाँ पे ले जाकर घुमाकर और रानी को लेकर आइए। राजकुमार बोलता है कम से कम 20-30 सेना ले लीजिए, 2 दासी ले लीजिए, ये लोग सभी साथ में रहेंगी तो रानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रानी की सभी ज़रूरतों के सामान को एक बोगी में रखवाया जाता है और बोगी को जो है रवाना कर देता है राजकुमार। सेनापति रानी को लिवाकर और कुछ अच्छी अच्छी जगहों पे टहलने घूमने के लिए लेकर चला जाता है। सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं थी, कई जगहों पे ये लोग घूमते हैं। एक दिन अचानक सेनापति की नज़र रानी की नज़र से टकरा जाती है।
सेनापति जब रानी को देखता है तो सोचता है, वाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत। वाकई में गौरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ही कि कोई देखता तो फिदा ही हो जाता। सेनापति का भी यही हाल था। रानी को जब वो देखता है तो मन ही मन सोचता है कि काश ये मुझे मिल जाती। वो कई दिन प्रयास किया कि कहीं ऐसे स्थान पर मैं अपना डेरा डलवाऊं ताकि मैं इसे आसानी से हासिल कर सकूं। लेकिन दोस्तों कई दिनों तक उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिलता। एक दिन ऐसे ही चलते चलते एक जंगल के किनारे वो जगह मिल ही जाता है। उस जंगल के किनारे अपना डेरा तंबू वगैरह लगाते हैं लोग। सारे सैनिक थोड़ी दूरी दूरी पे सुरक्षा के पर्पज से दूरी दूरी पे अपना कैंप लगा कर रहते हैं। रानी के बगल में दासियों का डेरा लगा हुआ होता है और उसके पास में ही सेनापति का होता है। सेनापति जो कि मुख्य था और मेन जिम्मेदारी सेनापति के ऊपर ही थी, इसलिए सेनापति का जो कैंप लगा हुआ था वो रानी के बगल में ही था। कैंप तो लग गया, लेकिन अब सोचता है किस तरीके से मैं रानी को हासिल करूं, क्योंकि सारी तरफ सैनिक थे लेकिन कोई इसका दांव चल नहीं रहा था। इसके मन में कुछ और ही बात थी कि किस तरीके से मैं रानी को हासिल करूं। इस तरह से दोस्तों 3-4 दिन बीत जाते हैं। जब 3-4 दिन बीत जाता है तो एक दिन सेनापति जो कि चतुर था, चालाक था, होशियार था, तो वो क्या करता है, सभी लोगों को एक पार्टी देता है कि सभी लोगों मेरे पास आकर मेरे साथ सभी लोग पिएं। सबके पीने में जो चीज़ थी उसमें कुछ नशीली पदार्थ मिला देता है, जिसकी वजह से सारे सेनापति और दासियां सभी लोग सो जाते हैं। चूँकि रानी होती है तो इसलिए रानी नहीं आती है, तो रानी किनारे ही रहती है। क्योंकि रानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सब पर थी, इसलिए रानी भी नहीं पीती और ये सेनापति भी नहीं पीता। बाकी सभी लोग नींद में चले जाते हैं जब 10-11 बजता है। अब 10-11 बजे के बाद सेनापति अपने कैंप से उठता है और जाकर रानी के कैंप में चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद देखता है कि रानी के कपड़े इधर से उधर हुए हैं। रानी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि लाइट हल्की हल्की थी तो रानी की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ये सेनापति क्या करता है, पहले तो खूब जी भर के देखता है, उसके बाद रानी के बगल में जाकर धीरे से लेट जाता है। अब रानी यानी गौरी के ऊपर धीरे धीरे हाथ को फेरता है, कभी पाँव को फेरता है। देखता है गौरी बेसुध सोई हुई है, तो फिर क्या करता है कि गौरी को धीरे से अपनी तरफ घुमा लेता है। उसके बाद अपनी बाहों में गौरी को भरना शुरू कर देता है। जब देखता है गौरी कोई हरकत नहीं कर रही है, उसके बाद फिर थोड़ी अपनी पकड़ को मजबूत करता है। जब थोड़ी पकड़ मजबूत होती है तो गौरी को लगता है कि जैसे उसे कोई दबा रहा हो। गौरी की आँख खुल जाती है और वो चौंक कर बैठ जाती है और कहती है, सेनापति जी आप क्या कर रहे हैं मेरे कैंप में? तो सेनापति बोलता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपके साथ जो है अपनी रातें रंगीन करना चाहता हूँ। तो रानी यानी गौरी कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैंप में आने की? आप जानते भी हैं जो काम आपने किया है आपको सजाए मौत मिल सकती है। सेनापति बोलता है, मेरे और तुम्हारे सिवा जानने वाला कौन है? अगर तुम चाहो तो ये संभव है और कोई नहीं जानेगा और हमारी तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। गौरी बोलती है, ऐसा ख्याल अपने मन में लाइएगा भी मत। अगर आपने ऐसा जरा सा भी कुछ करने का प्रयास किया मैं शोर मचा दूंगी, फिर आपका बहुत बुरा हाल होगा। सेनापति गौरी को समझाने का प्रयास करता है कि देखो राजकुमार तो बच्चा है, मैं हट्टा कट्टा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो सुख शेयर करूँगा जो राजकुमार तुमको अब तक नहीं दे पाया होगा। फिर भी गौरी इसका विरोध करती रहती है। जब हद से ज़्यादा विरोध करके और इसको दूर ढकेल देती है तो फिर सेनापति सोचता है कि लग रहा है मैं इसे हासिल नहीं कर सकता। तो वो गौरी के बगल में लेटे हुए बच्चे को उठाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। अब जो है माँ का दहल उठता है, तो फिर सोचती है गौरी क्या किया जाए। अचानक से गौरी के दिमाग में कुछ प्लान आता है और कहती है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं समझ चुकी हूँ कि आप बहादुर हैं, समझदार हैं। सच बताऊं तो जिस दिन से मैंने आपको देखा मेरा भी दिल बस आपसे मिलने कम कर रहा था, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रही थी। आज आपने कह दिया, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। सेनापति इस बात को सुनता है, कहता सच
रानी कहती हाँ बिल्कुल सच। लेकिन दोस्तों अब आगे क्या होता है, चूँकि ये कहानी बहुत लंबी है, आगे की कहानी मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा, क्योंकि अब जो होगा वो और भी भयानक होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।